हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 87 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री में दो मशीन्स हैं, नाम दे दिया मशीन ए और मशीन बी का। Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the item. जितना भी आउटपुट है उसका 60% मशीन A बनाती है और 40% मशीन B. Further, 2% of the item produced by machine A and 1% of the item produced by machine B were defective. अब डिफेक्टिव कितने? मशीन A 2% आइटम डिफेक्टिव बना रही है और मशीन B 1%. All the items are put into one stockpile. सारे एक स्टॉक में आइटम रखे. Then one item is chosen at random from this. फिर उसमें से एक आइटम को उठाया and is found to be defective और वो डिफेक्टिव निकला. What is the probability that it was produced by machine B? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आइटम मशीन B ने प्रोड्यूस किया है? तो पहले हम मशीन A और मशीन B जो आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन इवेंट को मान लेते हैं. Let E1 be the event that item is produced by machine A and E2 be the event that item is produced by machine B. तो इनकी probability 60% 40% कैंसिल आउट करके ये probability आ गई. अब एक चीज और आ रही है कि जो आइटम है वो डिफेक्टिव है. तो आइटम के डिफेक्टिव होने के इवेंट को हमने क्या मान लिया? X नाम दे दिया. हर बार हम A मान रहे थे बट यहाँ पे ऑलरेडी मशीन A और B है तो इसलिए यहाँ पे x ले लिया. आप a भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही इवेंट लेना है. तो हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1. मशीन A से डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? 2% है. परसेंट हटा दीजिए, डिवाइड बाय 100 और इसके डेसिमल में चाहे वैल्यू निकाल लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2. मशीन बी से डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी ये क्या है? 1%, 1/100. प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, रिलेटिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस मशीन बी. बट गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि आइटम डिफेक्टिव है और आइटम के डिफेक्टिव होने का इवेंट क्या था? x. और मशीन बी तो ये आ गया E2. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय x. तो हम बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2. डिनोमिनेटर में probability of E1 probability of x by E1 plus probability of E2 probability of x by E2. ठीक है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, सिर्फ हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया है. अब इन प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएंगे. वो तो बेटा आपका कैलकुलेशन पार्ट है. ठीक है, मेन आपने यही है कि आपने निकालना क्या है वो बहुत आप ध्यान से देखेंगे. उसी के बेस्ड पे आपके पास बेस थ्योरम से रिलेटेड टर्म्स बनेंगी जिनमें आपको गिवन प्रोबेबिलिटीज रखनी होगी. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 9. Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation. दो ग्रुप्स हैं जो किसी पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं आपस में. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. दोनों ही ग्रुप्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी पता है. Further, if the first group wins, अगर पहला ग्रुप जीतता है, the probability of introducing a new product is 0.7. तो वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7. एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस. और अगर सेकंड ग्रुप जीत जाता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू ग्रुप इंट्रोड्यूस, कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और वो सेकंड ग्रुप ने आपके पास इंट्रोड्यूस किया है, ये आपने निकालना है. तो यहाँ पे दोनों ही ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो उनको इवेंट मान ले. Let E1 be the event that the first group win the competition and E2 be the event that the second group wins the competition. दोनों की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. अब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉन्च होने के इवेंट को हमने क्या मान लिया? A. निकाल दें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1.
जब फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है तो नए प्रोडक्ट के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, जब सेकंड ग्रुप जीत जाता है तब न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। प्रोबेबिलिटीज है, रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं। हमें निकालना क्या है कि नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, इवेंट ए तो हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब सेकंड ग्रुप कंपटीशन जीता है और सेकंड ग्रुप के कंपटीशन जीतने का इवेंट क्या है? E2। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए। अब यहाँ पे E2 है तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमें क्या कहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस probability of E2 probability of A by E2। बाकी का पोर्शन तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक लड़की ने डाई को उछाला। इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर ये 5 या 6 आता है, शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स। अगर 5 या 6 आता है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और कितनी बार हेड आए ये नोट करती है। If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained। और अगर डाई पे 1, 2, 3 या 4 आता है तो वो सिक्के को एक बार उछालती है। यहाँ पे सिक्के को 3 बार उछाला था, यहाँ पे सिक्के को एक बार उछालती है और नोट करती है कि हेड आया है या टेल आया है। If she obtained exactly one head, अगर उसको सिर्फ एक हेड मिला, what is the probability that she threw 1, 2, 3 और 4 with the die। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने डाई से फेंका तो ये नंबर आए। तो हमने इवन तो इवेंट मान लिया कि डाई पे आउटकम आएगा 5 और 6। E2 हमने इवेंट मान लिया कि डाई पे आउटकम आएगा 1, 2, 3 या 4। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख ले। 5 आए या 6 आए तो 6 नंबर्स में से ये 2 हैं और टोटल 6 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1, 2, 3, 4 ये 4 हैं, टोटल 6। प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास 2/3। अब एक हेड की बात हो रही है तो इस इवेंट को हम मान लेते हैं A। लेट A बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 मतलब डाई में 5 और 6 आ रहे हैं। जब डाई में 5 और 6 आ रहे हैं तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या होते हैं? 8 आउटकम है। उनमें से आपने ये देखना है कि एग्जैक्टली एक हेड कितनी बार है। एग्जैक्टली एक हेड 3 बार आएगा। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 8 आउटकम आते हैं। या तो तीनों हेड हैं या तीनों टेल हैं। हेड है, बाकी दोनों टेल हैं। टेल है, बाकी दोनों हेड हैं। हेड टेल हेड है, टेल हेड टेल है। हेड हेड टेल है, टेल टेल हेड है। 3, 3, 6 और 2 इस तरह से 8 आउटकम आते हैं। अब एग्जैक्टली 1 हेड वाले 1, 2 और 3 आउटकम है। टोटल पॉसिबिलिटीज 8 हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 मतलब 1, 2, 3 या 4 आ रहा है। ये इवेंट हो चुका है और जब ये इवेंट हो चुका है तो सिक्के को सिर्फ वो एक बार उछालती है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। प्रोबेबिलिटीज हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हैं। देखिए जरा हमें निकालना क्या है। गिवन क्या है कि उसको एक हेड मिल गया है और एक हेड आने वाला इवेंट हमारे पास क्या है? ए। कि ए इवेंट तो हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने डाई पे जब फेंका तो 1, 2, 3, 4 आया और ये वाला इवेंट है हमारे पास E2। यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 probability of E1 probability of A by E1 plus probability of E2 probability of A by E2। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आएगा। दोबारा देखिए बेटा,
क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है जब आपके पास इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अगर डाई को उछालते टाइम 5 और 6 आता है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, और अगर डाई को उछालते टाइम 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो सिक्के को एक बार उछालती है। अब उसे सिर्फ एक हेड मिला है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब उसने डाई को उछाला तो 1 2 3 4 आया। तो हमने इवन तो इवेंट मान लिया कि डाई में क्या है 5 और 6 आए, और E2 हमने इवेंट मान लिया कि डाई पे 1 2 3 4 आए। और फिर एक इवेंट हमने मान लिया एग्जैक्टली वन हेड वाला। फिर हम निकाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। जब E1 इवेंट हुआ तो सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब E1 इवेंट हुआ 5 या 6 आए, 5 या 6 आए का मतलब उसने एक सिक्के को 3 बार उछाला। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम हो गए 8। अब सिर्फ एक हेड कितनी बार आया? 3 बार। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 का मतलब E2 इवेंट हो चुका है, 1 2 3 या 4 आया है, यानी कि उसने एक सिक्का उछाला है एक बार, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। और जैसे ही ये निकल आते हैं सारे, हमने देखा कि हमें निकालना क्या है और फिर सिंप्लीफाई किया हमने बेस थ्योरम से। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। अब 3 मशीन ऑपरेटर है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective item respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced, एक defective item produce हुआ. What is the probability that it was produced by A? इसकी क्या probability है कि वो मशीन ऑपरेटर A से मैन्युफैक्चर हुआ है? तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। हमने 3 इवेंट मान लिए, E1, E2 और E3। E1 इवेंट है टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन A, कि पूरे टाइम का 50% मशीन A काम करती है। इस इवेंट को हमने E1 मान लिया। E2 इवेंट विद द टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन B एंड E3 विद द इवेंट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन C। तो इनकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 50%, 30% और 20%। ठीक है। अब एक डिफेक्टिव आइटम के प्रोड्यूस होने के इवेंट को हमने यहाँ पे क्या मान लिया? x। हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E3। कि मशीन A ने इतनी देर काम किया, उनमें से डिफेक्टिव आइटम कितने आए? 1%, यानी कि 1/100। मशीन बी ने जितनी देर काम किया उसमें से डिफेक्टिव आइटम 5% प्रोड्यूस्ड हुए, और मशीन सी के लिए 7% आइटम प्रोड्यूस्ड हुए डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हमें निकालना क्या है कि आइटम डिफेक्टिव है, इवेंट एक्स तो हो चुका है, निकालना है कि वो मशीन ऑपरेटर ए से प्रोड्यूस हुआ और उसके पास प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? E1। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय x। बेस थ्योरम का अगर फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E3। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, रिमेनिंग कैलकुलेशन करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बचे हुए पत्तों में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले गए, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और दोनों क्या थे? डायमंड के पत्ते थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड का था।
ताश के पत्तों में से एक डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब। तो यहाँ पे बात हो रही है एक लोस्ट कार्ड की। तो हमने क्या मान लिया, लेट इवन बी द इवेंट दैट लोस्ट कार्ड इज डायमंड, कि जो गुम हुआ कार्ड था वो डायमंड वाला कार्ड था। और E2 हमने इवेंट मान लिया कि लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, गुम हुआ कार्ड डायमंड का नहीं था। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने, डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, टोटल 52, क्या आएगा 1/4, और बाकी बचे कितने पत्ते 39, ये क्या आ गया आपके पास 3/4। अब बाकी रिमेनिंग में से हमें 2 कार्ड और निकालने हैं। इस इवेंट को हमने क्या मान लिया, ए इवेंट मान लिया। लेट ए बी द इवेंट दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर ऑफ डायमंड, कि जो डायमंड के 2 पत्ते निकाले थे, इस इवेंट को हमने ए मान लिया। अब हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। जब डायमंड का एक पत्ता गुम हो गया, तो अब पत्ते कितने बचे हमारे पास, टोटल 51 बचे हैं। तब 2 कार्ड और निकालने हैं हमें डायमंड के ही। तो डायमंड के वैसे तो 13 पत्ते होते हैं, एक कार्ड गुम होने वाली कंडीशन है, तो मतलब अब 12 पत्ते बच गए। 2 कार्ड निकालने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 12C2 अपॉन में 51C2। इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, यहाँ पे एक पत्ता गुम हुआ है बट वो डायमंड का नहीं है, मतलब डायमंड के तो 13 पत्ते ही हैं, बट टोटल पत्ते हमारे पास 51 है। तो 2 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी 13C2 अपॉन में 51C2। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करेंगे। देखिए जरा आगे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा यहाँ पे दोबारा से कि डायमंड का कार्ड लोस्ट है, इवन इवेंट था, और फिर भी दो कार्ड हमने निकालने हैं किसके, डायमंड के। तो यही बनेगी, जब 2 कार्ड हमें एक साथ निकालने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे 12 क्यों लिया, क्योंकि 13 पत्ते होते हैं डायमंड के, और हम क्या ले रहे हैं, इवन इवेंट ले रहे हैं, जिसमें कि जो कार्ड गुम हुआ ना वो डायमंड का था। तो 12 पत्ते ही बचे, उनमें से हमने 2 लेने हैं, और टोटल पत्ते 52 थे, बट एक कार्ड तो गुम हो चुका है, तो टोटल पत्ते कितने बचे हैं 51। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय E2 निकालनी है। यहाँ पे 13 क्यों लिए, क्योंकि अब जो गुम हुआ पत्ता है वो डायमंड का नहीं है, तो डायमंड के तो 13 ही पत्ते हैं, क्योंकि बाकी दोनों कार्ड तो हमें डायमंड के ही निकालने हैं। तो 13 कार्ड में से हमने 2 निकाल लिए, बट पत्ता तो गुम हुआ है। टोटल पत्ते कितने हो गए अब हमारे पास 51 हो गए, और इसको भी इसी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें निकालना क्या है कि लोस्ट कार्ड क्या है, डायमंड का है। ये हमारे पास था इवेंट ए, बट काम कौन सा हो चुका है कि हमने 2 कार्ड और ऑलरेडी किसके निकाले हैं, डायमंड के निकाले हैं, और अब हम निकालेंगे कि लोस्ट कार्ड डायमंड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। बेस थ्योरम का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। सबकी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू रखेंगे, टेकिंग एलसीएम, सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर अब मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या है, 4/5। एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला गया। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, ए ने सूचना दी कि हेड आया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सच में ही हेड आया है, यानी कि ए सच बोल रहा है। इनमें से क्या आएगा, इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो ए सच बोलेगा या ए झूठ बोलेगा। E1 हमने इवेंट मान लिया कि ए सच बोल रहा है। E2 हमने इवेंट मान लिया ए झूठ बोल रहा है। E1 की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे सच बोलने वाले को, ये आ गई झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। अब बात हो रही है कि ए ने रिपोर्ट किया हेड आया, इस इवेंट को हमने x मान लिया। लेट x बी द इवेंट दैट इट अपीयर्स हेड, यहाँ पे लिख देना इट रिपोर्ट्स हेड।
कि ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया है, इस इवेंट को हमने एक्स मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय इवन, जब ए सच बोल रहा है और ए ने रिपोर्ट किया है कि हेड आया है, तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय E2, ए ने झूठ बोला है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे चाहे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो या फिर चाहे कह दो कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। झूठ बोल रहा है तो ये क्या जाएगा आपके पास, 1/2, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, एक सिक्का उछाला जा रहा है, 50-50% चांसेस है हेड और टेल आने के। अब एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, हमें क्या दे रखा है कि ए ने रिपोर्ट किया है हेड आया है, इस इवेंट को हमने माना था एक्स इवेंट हो चुका है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सच में ही हेड है, मतलब ए ने सच बोला और ए के सच बोलने के इवेंट को हमने नाम दिया था E1। हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय एक्स। बेस थ्योरम लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2। वैल्यूज रखेंगे, टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास इन चारों में से एक आंसर आएगा और वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, इफ A and B are two events such that A is a subset of B and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? Probability of A by B equal to probability of B divided by probability of A, या फिर probability of A by B is less than probability of A, या फिर probability of A by B is greater than equal to probability of A, या फिर none of these। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आपने ये बताना है गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या दे रखा है, ए और बी दो इवेंट इस तरह से दे रखे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। अब जब ए बी का सबसेट है, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए बी का सबसेट है, मतलब ए का एलिमेंट 1 और 2 है, एग्जाम्पल से बता रहे हैं, और अगर बी के एलिमेंट ये हैं, ए बी का सबसेट है, तो अब जब इनकी इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो ए ही आएगा। तो यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। अब दो इवेंट बराबर हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। और यहाँ पे देखें ए बी का सबसेट है तो ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी से लेस देन रहेगी। अब हमने तो यहाँ पे ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वही निकाल के देखें। इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी अभी हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये इसके बराबर तो है नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा कट गया है। हमें एक चीज और दे रखा था क्या बीच में, कि बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। अब बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी 1 या फिर 1 से छोटी है। अगर इसे हम 1 के अपॉन में लेके जाएं तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। दोनों ही तरफ हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, किसके बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बराबर ही है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, हमने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता था। दोबारा देख लीजिए, ए बी का सबसेट है तो ए बी की इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगी, दो इवेंट बराबर हैं मींस उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। ए बाय बी का फॉर्मूला लगाया, ए इंटरसेक्शन बी की जगह वैल्यू रखी, इसे आप कोई नाम भी दे सकते हो, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब एक और था गिवन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 के बराबर नहीं है।
अब हमें पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो 0 तो हो नहीं रही यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 से छोटी ही होगी। 1 अपॉन की बात करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। थ्रो आउट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये रिजल्ट आया था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ये वैल्यू रखी और जैसे ही हमने ये रखा ऐसा हमारे पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।